नमस्कार। नमन पटल। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। नमन भारत माता अभिनंदन समारोह पटल को। नमस्कार सभी प्यारी प्यारी बहनों को। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का जोश चल रहा है और उसी में जो हमारा ये नारी दिवस आ गया, तो दोनों की मैं अशेष शुभकामनाएं देती हूँ, मेरी सभी सम्मानित बहनों को भी और भाइयों को भी, क्योंकि परिवार जो है ना, वो स्त्री और पुरुष यानी शिव और शक्ति दोनों के संतुलित संतुलन से ही चलता है। बड़ा अच्छा मौका मिला है आपको ये बताने का कि मैंने अपनी मंजिल को पाने का सफ़र कैसे तय किया, पर समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। गिरते संभलते डगमगाते स्थिर होते, कभी शब्दों से तो कभी अपने कार्यों से, अभी भी हौले हौले मंजिल की तरफ बढ़ ही रही हूँ, क्योंकि अपनी निरंतर तरक्की हम सभी का लक्ष्य होता है। चलिए, मेरी बात करने के लिए मैं अपने बचपन में जाती हूँ। राजस्थान का चूरू शहर, राजस्थान का महेश्वरी परिवार और पूरा राजस्थान का माहौल। आज मैं दादी के किरदार में हूँ, तो मैं अपने समय की बात कर रही हूँ जब मैं बच्ची थी। पूरा राजस्थानी माहौल जिसमें हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान ममता जी आ गई हैं। चलिए, नमस्कार आपको। इतना सुंदर कार्यक्रम पटल पर लाने के लिए बहुत सारा साधुवाद है। हाँ, तो मेरे जो पापा थे अपने माता पिता की इकलौती संतान, और हम अपने पापा की 6 बेटियां। देखिए ना, मेरे कोई भाई नहीं है, लेकिन कभी भी घर में हमको कमतर करके नहीं आंका गया। इनफैक्ट घर में कभी ये बात ही नहीं हुई कि बेटा होता तो ऐसे होता, बेटा होता तो उससे ये कराते। माहौल ऐसा मिला कि जो काम बेटा कर सकता है वो हर काम बेटी भी कर सकती है। माता पिता का नाम भी रोशन कर सकती है बेटी, परिवार का मान भी बढ़ा सकती है बेटी, सब कुछ कर सकती है बेटी। तो इससे पता है क्या हुआ? इससे होता ये है, जब आपको घर में एक स्वस्थ माहौल मिलता है ना, तो इससे आपके व्यक्तित्व का एक, व्यक्तित्व में क्या आता है, व्यक्तित्व को एक दिशा मिलती है, एक पॉजिटिव दिशा मिलती है, और आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो बस कहा ये गया कि हम गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़ते रहे अपने सपनों की तरफ। तब इतने छोटे थे कि सपने जैसी कोई बात दिमाग में थी नहीं, बस जो हम चाहते हैं उसके लिए हम आगे बढ़े, परिवार हमारे साथ है। तो ये जो माहौल शुरू से मिला, तो कहीं ना कहीं इस माहौल ने बहुत सकारात्मक दिशा दी पर्सनैलिटी को। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना, तो हमको एक ही कार्यक्रम सुनने को मिलता था रेडियो पे, वो था बीना का गीतमाला। तो मैं, अमीन सयानी और तबस्सुम, वो दोनों उस कार्यक्रम को पेश करते थे, तो मैं तो उन दोनों की आवाज़ की दीवानी थी। और जब उस कार्यक्रम को सुनते तो लगता कैसे ये बोलते हैं, सिर्फ आवाज़ सुन के कैसे कोई आदमी इतना किसी के लिए पागल हो सकता है। लेकिन देखिए, खुशकिस्मती देखिए मेरी, कि जो मैंने सोचा डेस्टिनी ने वो मुझसे करवा दिया। परिवार तो सपोर्ट में था ही, लेकिन पता है क्या हुआ? सफ़र आसान किसी का नहीं होता है। जो हमारे रिश्तेदार नाम की चीज़ है ना, रिश्तेदार ही सबसे पहले टांग खींचते हैं कि बेटी को इतना आगे बढ़ाओगे, इतना पढ़ाओगे, सुयोग्य लड़का कहाँ मिलेगा, लड़की ससुराल में कैसे टिक पाएगी, लड़की तो बिल्कुल नखरीली हो जाएगी, पढ़ने का गुमान आ जाएगा। ये सब जो बातें हैं ना, वो मम्मी पापा को सुनने को मिलती थी। लेकिन बस वो हमारे साथ थे, उनकी छत्र छाया में जो कुछ झेला, जो कुछ सुना, हालांकि हमको खराब लगता था। अभी वही लोग हैं जो, जिनके हम रोल मॉडल बन गए हैं परिवार के, वो उन्हीं के बच्चे अब सब पढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय जब हम आगे निकले ना, तो थी परेशानियां, थी, विरोध भी था। 1975 में मैंने रामपुर रेडियो स्टेशन यूपी से
पहली रेडियो टॉक दी, कितनी खुशी थी मुझे कि हाँ मैं रेडियो पर बोल रही हूँ। जब मैं 12th में थी तो बरेली अमर उजाला में, तब हम बरेली में रहा करते थे, तो बरेली अमर उजाला में मेरा पहला फीचर निकला था। बहुत खुशी हुई थी, अपना नाम अपना लिखा हुआ अखबार में पढ़कर बार बार पढ़ा उसको। उसके बाद जो सिलसिला चला तो ईश्वर ने, माँ शारदे ने इस सिलसिले को आज तक कायम रखा हुआ है। मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में, बीएड किया। अब देखिए ना, को एजुकेशन में पेरेंट्स ने पढ़ाया, आलोचना उसकी भी बहुत हुई, लड़कों के साथ पढ़ेगी तो लड़की कैसी हो जाएगी। मतलब मैं क्या बोलती हूँ, हमारा जो समाज है ना, समाज ने कपड़े बदले, अपना हिंदी से अंग्रेजी पे आए, अपना स्टेटस अपना ट्रेंड बदला, लेकिन अपनी सोच जो है ना उसको नहीं बदला है। सोच वही है जो मेरे समय में थी, आज भी मोटा मोटी सोच वही है। लेकिन पता है, मेरी उस समय मेरी मम्मी ने एक ही बात की कि बेटा अगर कोई तुमसे गलती हो जाए तो बाहर वाला मुझे आके कहे, उससे पहले आके हमें बता देना, हमारा भरोसा मत तोड़ना। तो ये है कि आप में अगर आप में माता पिता इतना भरोसा दिखाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत मजबूत करता है कि दुनिया कुछ कहे, आपके माता पिता आपके साथ हैं और आप उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ने वाली है। तो जो सेल्फ कंट्रोल होता है ना, ये आपके कदम दाएं बाएं डगमगाने ही नहीं देता। अमित कुमार बिजनौरी भैया, स्वागत है आपका। हाँ, तो मैंने बताया कि मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया, उसके बाद मैंने बीएड किया, और बीएड करते ही जहाँ से मैंने डिग्री की थी, फर्स्ट क्लास में पास की थी, वहीं से मुझे ऑफर आया, तो मैं इस तरह डिग्री कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हो गई। 1980 में शादी हो गई, शादी के बाद आ गई बरेली से गुवाहाटी। तो हस्बैंड जो थे स्टेट गवर्नमेंट में इंजीनियर थे, तो आसाम में ही रहना था हमको। तो अब क्या हुआ ना, ये जो बीच के कुछ एक साल थे, मुझे थोड़ा बड़ा खटता था कि देखो कॉलेज का एक जो जॉब है वो मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि कहाँ यूपी और कहाँ असम, और उसके बाद शादी की जिम्मेदारियां, तो उन जिम्मेदारियों के बीच मेरा जो करियर है ना वो एक बार बैकफुट पे चला गया। लेकिन वही बात है ना कि हम लोगों के दौर में बात करें, आज के दौर की बात करें, आगे आने वाले दौर की बात करें, होता है कि जब आप परिवार को कन्विंस करके चलते हैं ना, उसमें सबकी खुशी रहती है। बगावत करने से हो सकता है आपको शोहरत, नाम सब मिल जाए, लेकिन जो चीज़ पीछे छूटती है ना वो इतनी कीमती होती है कि आपकी जो तरक्की है वो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो हुआ ही कि जब मैं शादी के बाद आसाम में आई तो मेरा करियर तो छूट गया, थोड़ा धक्का लगा मन को, स्वाभाविक भी था। लेकिन क्या किया, मैंने लिखना जारी रखा और यहाँ के लगभग हर स्थानीय अखबार के लिए मैंने लिखा। मेरा पहला आर्टिकल जो आसाम में आया वो था यहाँ के पूर्वांचल प्रहरी में। उसके बाद 1989 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी के सैनिक भाइयों के कार्यक्रम के लिए अनाउंसर की वैकेंसी निकली, तो मैंने अप्लाई किया, रिटन एग्ज़ाम और ऑडिशन के बाद मुझे वो काम मिल गया। मैं बहुत खुश, क्योंकि रेडियो मेरा फेवरेट था, लेखन मेरा पैशन था, और वो भी जो मैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी। आप सोचिए, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हम अगर उनको खुश रखने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए अगर हम प्रोग्राम पेश करते हैं, तो आप सोचिए कि मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद मैं अपने अंदाज में देश की सेवा ही कर रही हूँ। तो बहुत फक्र होता था अपने काम पे। और 89 से 2014 तक मैं रेडियो में कैजुअल अनाउंसर रही। रेडियो में बहुत कुछ लिखा भी मैंने, नाम से भी लिखा, बेनाम से भी लिखा, ट्रांसलेशन वर्क किया, इंग्लिश टू हिंदी, असमीज टू हिंदी। मैं ये बताऊं कि जो मैं शादी के बाद कुछ एक साल जो घर में बैठी ना, मैंने यहाँ की संस्कृति जानी, मैंने यहाँ की भाषा जानी, और वो भाषा मेरे इतनी काम आई है, यकीन मानिए। आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, लेकिन आप जितनी भाषाएं सीखते हैं ना, इससे आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो मैंने इंटरव्यू लिए रेडियो के बिहाफ पे, कई सारे हिंदी कार्यक्रम किए जो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली से भी, इंद्रप्रस्थ चैनल से भी ब्रॉडकास्ट हुए। तो बड़ा अच्छा लगा। राभा की आबा नाम की एक फिल्म भी थी जिसका नरेशन मैंने किया, जिसमें मैंने ट्रांसलेशन भी किया, और वो DD1 नेशनल चैनल पे टेलीकास्ट हुई।
तो मैं जो यहाँ यहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मतलब खाली बैठे बैठे इंटरव्यू देती रहती थी, इसलिए कि मुझे पता चले कि मुझे नौकरी मिल सकती है कि नहीं। और किस्मत कहिए या काबिलियत कहिए, जो भी कहिए, नौकरी हर जगह मिल ही गई, हाँ ही हुआ। इसी तरह मुझे यहाँ की हिंदी सेंटिनल में नौकरी मिली। फिर मुझे लगा कि भाई पेपर के तो जो ड्यूटी आवर्स बड़े हैक्टिक होते हैं, तो इसलिए मैंने वो नौकरी तो ज्वाइन नहीं की। लेकिन वहाँ पर मुझे ट्रांसलेशन वर्क मिल गया कि मैं अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकूं। हफ्ते में एक दिन ये फीचर आता था। अरुण शौरी साहब हमारे राज्यसभा के मेंबर थे था, तो उनका जो एक आर्टिकल आता था वो एडिटोरियल के ठीक पास में वो हर मंगलवार को निकलता था। तो वो काम मैंने 3 साल तक किया। अखिल भारत संगीत का जो अखिल भारतीय कार्यक्रम है, मैंने उसका जब गुवाहाटी में उसका जो एपिसोड गुवाहाटी में हुआ था उसके लिए मैंने अनाउंसमेंट किया। अच्छा, हमारे गुवाहाटी में बीएसएनएल का एक दूसरा ऑफिस खुला था दिसपुर में, उसके उद्घाटन समारोह में संचालन का सुयोग मुझे मिला। तो उस समय रामविलास पासवान जी जो थे, जो अभी लेट है, अभी नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने जब मेरा प्रोग्राम सुना तो सुन के मुझे ऑटोग्राफ देते हुए मुझे बोलते हैं खुश होकर कि हमको पता नहीं था कि आसाम में भी इतने काबिल हिंदी के जानकार है। तो मैंने कहा जनाब, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और आसाम भी देश का ही हिस्सा है। लेकिन हाँ, बड़ा अच्छा लगा, उनका ऑटोग्राफ मैंने अभी भी सुरक्षित कर रखा है। महिषी समाज की तरफ से पूर्वांचल के गौरव सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। 2019 कोरोना काल के ठीक पहले तक मैं रेडियो कर रही थी, मैं टॉक्स दे रही थी, और तब तक मैं शायद असम की अकेली महेश्वरी एआईआर अनाउंसर, संभवतः आज तक संभवतः अकेली महेश्वरी एआईआर अनाउंसर हूँ। इसी ग्राउंड पे मुझे पूर्वांचल के गौरव करके एक सम्मान दिया गया। मैं महेश्वरी समाज में यहाँ की जो महिला समिति है उसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रही। पूर्वोत्तर महेश्वरी समाज में मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी रही, युवा मंच की मैं सेक्रेटरी भी रही। इन सब में जितने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, सब या तो मेरी आवाज़ से जुड़े हुए मिलते थे या फिर कलम को लेकर। देखिए, मैं जब अमीन सयानी साहब को सुनती थी मुझे लगता था एक आवाज़ पर किसी का दीवाना कैसे हुआ जा सकता है। ना आपके कपड़े दिखते हैं, ना आपकी खूबसूरत या बदसूरत शक्ल दिखती है, सिर्फ जो बोलते हैं कानों से कनेक्शन होता है और आप किसी के फ़ैन हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने अपने फ़ैन रेडियो में देखे तो सच में मुझे लगा, हाँ माँ शारदा की ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि हाँ, हो सकते हैं फ़ैन, हो सकते हैं। तो जब ईश्वर मेहरबान होता है और आपकी मेहनत 200% ईमानदार होती है तो आप वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। और सफलता जो है ना, नारी की हो या पुरुष की, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सफलता अकेले की कभी नहीं होती है। आपकी सफलता में आपके परिवार के कई लोग शामिल होते हैं, इसीलिए उनको भी अपनी सफलता के लिए कृतज्ञता देते हुए चलिए। मैं जो भी हूँ, मेरे दादाजी, सुधीर भैया नमस्कार, मैं जो भी हूँ, मेरे दादाजी, मेरे मम्मी पापा, जो कि ज़माने से बहुत आगे थे, जिनकी सोच सही मायने में सोशल रिफॉर्मर की सोच थी, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमको कि हाँ, अपनी गरिमा बनाकर अपने सपनों की छलांग लगाओ। शादी के बाद पति और बेटे ने और अब तो बहू भी, सब ने मेरे पैशन को ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। मैंने कई स्टेज प्रोग्राम किए। बेशक बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं है मेरी, लेकिन छोटी छोटी कई एक ऐसी बातें हैं जो मुझे खुश करने के लिए, जो मुझे गुदगुदाने के लिए काफ़ी है। छोटी छोटी बातें हैं, बट मैं उन्हें जब अंदर महसूस करती हूँ ना तो एकदम कलेजा खुशी से खिल उठता है। मैंने कई स्टेज प्रोग्राम में एंकरिंग की, और जब मेरा प्रोग्राम होता तो मेरे हस्बैंड उस समय उनका विजिलेंस में थे, टूर्स बहुत रहते थे, लेकिन वो मेरे प्रोग्राम के समय अब गुवाहाटी ज़रूर आते थे प्रोग्राम देखने के लिए। तो आप देखिए ना, कितना अच्छा लगता है जब आपका परिवार ताली बजाने वालों के साथ खड़ा होता है, तो बड़ी हिम्मत मिलती है इससे। अब मैं आपको बताऊं, छोटा सा उदाहरण, मैंने कहा ना कि छोटे छोटे फैदर लगे हैं मुझे नहीं पता कि मैंने मंजिल पाई है कि नहीं पाई है। ये तो आप सभी तय करेंगे कि क्या किया है क्या नहीं किया है। बस मैं वो कर्मपति हूँ जो अपने कर्म के मार्ग पर
ईमानदारी से धीरे धीरे चलती जा रही हूँ। तो एक कार्यक्रम था ओनिडा बोनांजा, ये महेश्वरी समाज की तरफ से था ये कार्यक्रम। ओनिडा टीवी ने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया था और ये प्रोग्राम रखा गया था यहाँ के एक 3 स्टार होटल में जिसका नाम है राज पैलेस। तो ये टिकट बेस्ड कार्यक्रम था और इसमें क्या था, इसमें क्विज प्रोग्राम था, उसके बाद में आपके ऑडियंस क्वेश्चंस थे, इसके बाद आपके इसमें हाई टी थी। तो हर समाज के, हर भाषा के, हर वर्ग के और हर उम्र के जो लोग थे इसमें श्रोता दर्शक बनकर यहाँ मौजूद थे और ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। अब किसी एक बात पर कार्यक्रम के बीच में बड़ा हंगामा हो गया। मैं पूरे कार्यक्रम के संचालक थी और जो क्विज पार्ट था उसके संचालक 2 युवा बच्चे थे, एक लड़का, एक हमारे समाज का बेटा और एक हमारे समाज की बेटी। तो ठीक है कि कार्यक्रम चल रहा था, चलते चलते क्या हुआ कि कार्यक्रम जो था उसमें ऑडियंस क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश में पूछे जा रहे थे। अब हर जो ऑडियंस का जो सवाल था उस पे छोटा छोटा एक इनाम भी था। अब जो इस तरह इनाम मिलते हैं, आप जब खड़े होकर हाथ उठाते हो और सही उत्तर देते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। वो इनाम आप घर में भी ले सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन उसकी खुशी बहुत बड़ी होती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो वो उत्तर जानते थे लेकिन वो भाषा नहीं समझते, वो उस भाषा में नहीं बोल पाते। तो वहाँ हंगामा मच गया कि जो उत्तर जानते हैं उनको उत्तर देने का हक है, आखिर वो टिकट खरीद के उस प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो जब बहुत हल्ला गुल्ला होने लगा तो मैं मंच पे गई और मैंने मंच पे जाके जो थोड़ी बहुत भाषाएं मैं बोल सकती हूँ, मैंने पहले असमिया में संबोधित किया, फिर मैंने हिंदी में बोला, फिर मैंने इंग्लिश में बोला, फिर मैंने थोड़ा बांग्ला में बोला, फिर मैंने हमारी राजस्थानी भाषा में, क्योंकि राजस्थानी गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, महेश्वरी समाज एक राजस्थानी समाज है, उसका कार्यक्रम था वो। तो इस तरह सारी भाषाओं में बोला और मैंने कहा मेरा बस चलता, तो मैं हर भाषा में इस सवाल को रिपीट करती, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है। पर हाँ, मैं अगर क्विज की संचालक होती, या मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो अगर उन्होंने सवाल अंग्रेजी में लिखे हैं तो कम से कम उसका अनुवाद करके हिंदी में भी ज़रूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भागीदारी कर सकें। उसके बाद क्या हुआ, सब माहौल शांत हो गया। उसके बाद में श्रोताओं की भीड़ में से एक सज्जन, युवा सा दिखने वाला एक हमारा भाई मंच पे आया और उसने आके मुझे हाथ में एक पैकेट दिया। मुझे लगा ये तो मेरी हूटिंग करेगा, या पता नहीं इस पैकेट में क्या है, इतना हंगामा मच रहा है, मैं बोल रही हूँ शायद बोलेगा कि बड़ाई करने आई है, कुछ जो भी हो। पर उस समय थोड़ा मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी कि पैकेट मुझे क्यों दिया है। तो उन्होंने बोला ये आपके लिए। तो मैंने खाली उनको धन्यवाद किया, धन्यवाद कहकर, और मैं उस पैकेट को लेके साइड में आ गई। प्रोग्राम बाद में शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया। और बाद में ये था कि अंग्रेजी का जब वो सवाल आता तो मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके वहीं पे बोल देती, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उसमें भागीदारी हो। जब घर आई तो मेरा बेटा था, शायद 6 या 7 में पढ़ रहा था, तो मैंने उसको बोला बेटा इस पैकेट को खोल के तो देखना, ऑडियंस में से किसी ने दिया है, क्या है इसमें। उसने देखा, उसमें इम्पोर्टेड चॉकलेट्स थी। अब आप देखिए कि एक दर्शक दीर्घा में से एक बच्चा आता है, बच्चा नहीं, एक युवा आता है और आपकी तारीफ करते हुए आपको एक पैकेट देता है गिफ्ट का। सवाल ये नहीं कि इसमें चॉकलेट थी या क्या था, सवाल ये है कि आपके काम को एक एप्रिसिएशन मिली। तो ये जो छोटे छोटे खुशियों के पल होते हैं ना, असल में मेरी ज़िंदगी में छोटे छोटे पल ही बहुत मायने रखते हैं। इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से भरी हुई है ज़िंदगी। चलिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप ये कहिए कि हम खुशकिस्मत थे कि हमको पेहर में तो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि सही मायनों में प्रगतिवादी विचारधारा के माता पिता मिले। माता पिता ही नहीं, मेरे दादाजी भी सही मायनों में बहुत प्रगतिशील विचार के मिले। लेकिन ससुराल में भी बहुत सपोर्ट मिला, हस्बैंड का सपोर्ट आज तक मिल रहा है। और जब भी मेरी टीवी में कोई प्रोग्राम होता, वॉइस ओवर होता, मैंने टीवी एंकरिंग भी की है, तो मेरे हस्बैंड बहुत बार हुआ है कि वो घर में खाना भी बना लेते थे अगर मुझे देर हो जाती थी। तो
इससे क्या है ना कि देखिए, अगर एक आदमी के पीछे तो एक औरत हमेशा ही खड़ी रहती है, हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि आज भी हमारा समाज यही मानता है ना कि औरत को, परिवार को खिलाना आदमी का काम है। लेकिन अगर औरत की काबिलियत है तो उसका हस्बैंड अगर उसके साथ खड़ा हो जाए, इससे ज़्यादा गदगद करने वाली बात या इससे ज़्यादा बड़ा तोहफा नारी के लिए हो नहीं सकता। ऐसे भी औरत बहुत थोड़े से में खुश हो जाती है। और देखिए ना, बात क्या है, कोई भी टैलेंट, हर औरत अपने आप में विशिष्ट है, मुझे ऐसा ही लगता है। हर औरत अपने आप में विशिष्ट है। किसी को किसी क्षेत्र में महारत हासिल है, किसी को किसी क्षेत्र में, कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा लिख लेता है, कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा सुन लेता है, कोई अच्छा पका लेता है। आज हर हुनर की कीमत है। अपनी कीमत पहचानिए। जो आप हैं, जो आपके अंदर गट्स है, आप उन्हें तराशिए। और परिवार वालों से मैं गुजारिश करूंगी, हर परिवार अपने घर की लड़कियों को, बेटियों को, बहुओं को सपोर्ट करे। लेकिन हाँ, एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, वो ये कि परिवार जो है ना, मतलब औरत को ईश्वर ने एक अलग शक्ति दी है। वो है जननी की मातृशक्ति। और जब मातृशक्ति मिलती है तो उसके साथ अलग तरह के दायित्व भी आ जाते हैं। तो अगर आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, मत भागिए, उनके पीछे मत भागिए, धीरे धीरे चढ़िए। क्योंकि अगर आप अंधाधुंध सफलता के पीछे दौड़ेंगी तो कहीं ना कहीं बहुत ही अहम चीज़ आपसे शायद पीछे छूट जाए, जिनमें आपका परिवार हो सकता है, आपके घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके अपने मासूम बच्चे हो सकते हैं, जिनको कभी कभी दौलत नहीं, आपका सानिध्य चाहिए होता है, आपका प्यार चाहिए होता है। तो बहुत समय लिया है मैंने देखा नहीं कि मैंने कितना समय लिया है। मुझे जो भी पटल ने ये मौका दिया है उसके लिए मैं पटल की शुक्रगुजार हूँ। चलिए, नारी दिवस अब चलते चलते थोड़ा सा नारी के बारे में बोल देती हूँ। नारी तू भक्ति भी है, शक्ति भी। नारी तू भक्ति भी है, शक्ति भी, अनुरक्ति भी, अभिव्यक्ति भी। तू दुर्गा भी, तू लक्ष्मी भी, तुझसे परे तो कुछ भी नहीं। प्रेम शांति की सरिता बनकर, धर्म संस्कृति की गीता बनकर, सत्यम शिवम सुंदरम से पोषित आदर्श की गंगा बनकर कर्मपथी बन बढ़ती जाओ। कर्मपथी बन बढ़ती जाओ, संस्कारों की क्षमा जलाओ। ये देखिए, बच्चों को संस्कार देने का काम ये औरत का जिम्मा है और औरत को इसे निभाना ही चाहिए। मैं कह रही थी ना कि कुछ जिम्मेदारी जो प्रकृति ने औरत को मातृशक्ति देकर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां उसको दी है, जिसका निर्वहन उसको करना चाहिए। तो कर्मपति बन बढ़ती जाओ, संस्कारों की क्षमा जलाओ। भूत भी तुम थी, तुम ही भविष्य हो, देवी नहीं हाँ तुम मनुष्य हो। देवी देवी कहकर कि जो अक्सर तुम्हें चिढ़ाते हैं, कह दो उनसे इंसान हैं, हम खुलकर जीना चाहते हैं। अब देखिए, औरत खुलकर जिए, उसे गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए। खुलकर जीने को तुम मेरे स्वच्छंदता का नाम न देना। खुलकर जीने को तुम मेरे स्वच्छंदता का नाम न देना। मेरे भी कुछ सपने हैं जिनकी खातिर इल्जाम न देना। अनगिन रूप में जीती हूं मैं, अनगिन रूप में जीती हूं मैं, थोड़ा स्वयं भी जी लेने दो। अनगिन रूप में जीती हूं मैं, थोड़ा स्वयं भी जी लेने दो। ये है स्वाभिमान मेरा, अभिमान का इसको नाम न देना। ये है स्वाभिमान मेरा, अभिमान का इसको नाम न देना। तो ये थी नारी जाति के सम्मान में समर्पित मेरी कुछ पंक्तियां। नारी दिवस हम एक ही दिन मनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है हर दिवस नारी दिवस होता है। उसका कोई ना कोई रूप हर दिन को रोशन करता है, हर पल को रोशन करता है। तो नारी होने पर गर्वित होइए, शर्मिंदा नहीं। और